विश्व व्यापार कठिन दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे पर जोर दे रहा है, अपने उद्योगों की सुरक्षा के लिए बाधाएं खड़ी कर रहा है। दूसरी तरफ दुनिया भर के देश ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच में कनाडा फंस गया है। अपने विशाल तेल और प्राकृतिक गैस भंडार और बेहतरीन लोकेशन के साथ कनाडा को अब एक बड़ा फैसला लेना है। क्या उसे अपने पुराने व्यापार साझेदार अमेरिका के साथ बने रहना चाहिए या एशिया के तेजी से बढ़ते बाजारों में अपनी जगह बनानी चाहिए? ओटावा में यह बहस गरमा रही है। व्यापार युद्ध के बढ़ते डर के कारण कनाडा अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रहा है। अमेरिका पर इतना अधिक निर्भर होने के अपने जोखिम हैं और एशिया में बड़े अवसर हैं। लेकिन उस बाजार में प्रवेश करना स्विच को चालू करने जितना आसान नहीं है। तो कनाडा को पूर्व की ओर देखने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है? वहां इसके सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी कौन हैं? और नई पाइपलाइनों का निर्माण, एलएनजी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्रों की स्थापना और पर्यावरण संबंधी चिंताओं से निपटने जैसी कौन सी बाधाएं आड़े आती हैं? दशकों से कनाडा ने सुरक्षित तरीके से काम किया है, अपने अधिकांश ऊर्जा निर्यात सीधे अपने पड़ोसी दक्षिण में भेजे हैं। यह समझ में आता है। निकटता, आसान पाइपलाइन पहुंच, साझा भाषा और ठोस राजनीतिक संबंध। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त व्यापार नीतियां पेश की तो चीजें बदलने लगीं। कनाडा के स्टील और एल्यूमीनियम पर अतिरिक्त टैरिफ लगाना और विशेष रूप से ऑटो उद्योग में और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी देना, इसने कनाडा को हिला दिया। एक बाजार पर इतना अधिक निर्भर होने का विचार अचानक जोखिम भरा लगने लगा। एक गलत कदम, एक राजनीतिक नतीजा और कनाडा को गंभीर झटका लग सकता है। आइए एक पल रुकें और इस सवाल का जवाब दें, क्या कनाडा को ट्रंप की मांगों के आगे झुकना चाहिए और 51वां राज्य बन जाना चाहिए और टैरिफ से बचना चाहिए? या कनाडा को अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए? हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। कनाडा और अमेरिका अभी भी एक दूसरे को दोस्त कहते हैं, लेकिन व्यापार युद्ध के बढ़ते तनाव ओटावा को परेशान कर रहे हैं। इस बीच एशिया में ऊर्जा की भूख बढ़ती जा रही है, खासकर चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में। ये देश आमतौर पर तेल और गैस के लिए मध्य पूर्व और रूस जैसे दिग्गजों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन वे स्थिर, विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं की भी तलाश कर रहे हैं। यहीं पर कनाडा को एक अवसर दिखाई देता है। यह हाथ उठाकर कह रहा है, अरे, मेरे पास वह है जो तुम्हें चाहिए और मैं एक सुरक्षित दाव हूं। सभी वैश्विक नाटक, प्रतिबंधों, राजनीतिक संघर्षों और अस्थिर गठबंधनों के साथ एक शांत, पूर्वानुमानित भागीदार के रूप में कनाडा की प्रतिष्ठा उसे बढ़त देती है। और यह केवल बातें नहीं हैं। कनाडा के पास ग्रह पर सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडार हैं। अकेले अल्बर्टा के तेल रेत में भारी मात्रा में कच्चा तेल भरा हुआ है और देश के प्राकृतिक गैस भंडार भी बहुत खराब नहीं है। हालांकि वर्षों तक कनाडा ने इसे सरल रखा, सीधे अमेरिका को ऊर्जा पंप की। जब निकटतम ग्राहक ठीक बगल में था तो कहीं और क्यों देखें? लेकिन समय बदल गया है। ट्रंप की सख्त व्यापार नीतियों ने चीजों को हिला दिया है। स्टील और एल्यूमीनियम टैरिफ और ऑटो उद्योग के खिलाफ खतरों के बारे में सोचें। कनाडा को एहसास होने लगा कि अपने सभी अंडे एक टोकरी में रखना सबसे चतुर चाल नहीं हो सकती है। हालांकि एशिया की ओर बढ़ना स्विच को फ्लिप करने जितना आसान नहीं है। एक बड़ी समस्या, बुनियादी ढांचा। कनाडा के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर में आसानी से ऊर्जा भेजने के लिए जरूरी विशाल बंदरगाह या पाइपलाइन नेटवर्क नहीं है। यही कारण है कि ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन का विस्तार करने और एलएनजी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल बनाने जैसी बड़ी परियोजनाएं काम में हैं। अगर ये परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं तो कनाडा अपने तेल और गैस को सीधे जहाज से एशियाई बाजारों में भेज सकता है। लेकिन कुछ भी आसान नहीं होता। इन परियोजनाओं की कीमत बहुत ज्यादा है, पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं और स्वदेशी भूमि अधिकारों का सम्मान करने की जरूरत है। इन सभी ने चीजों को धीमा कर दिया है। फिर भी व्यापार तनाव के बढ़ते दबाव के साथ चीजों को तेज करने की कोशिश हो रही है। अमेरिका को फिर से महान बनाए। नीतियां, खास तौर पर यूएस उद्योगों को बचाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल कनाडा के लिए एक बड़ी चेतावनी रही है। कनाडा ने हमेशा खुद को अमेरिका का मित्रवत पड़ोसी माना है, खासकर जब व्यापार की बात आती है। इसलिए जब वाशिंगटन ने कनाडा के स्टील और एल्यूमीनियम पर टैरिफ लगाया तो यह चेहरे पर तमाचा जैसा लगा। जरूर बाद में कुछ छूट और कोटा दिए गए, लेकिन भरोसा पहले ही डगमगा चुका था। ओटावा ने पूछा,
इतने सालों तक साथ काम करने के बाद हमें दंड क्यों दिया जा रहा है? इस तनाव ने कनाडा को एक बड़ी बात का एहसास कराया। अगर अमेरिका ने कभी भी कनाडा के तेल या प्राकृतिक गैस पर इसी तरह के टैरिफ लगाने का फैसला किया तो यह विनाशकारी हो सकता है। सिर्फ इस विचार ने ही कनाडा को नए बाजारों, खासकर एशिया में, को गंभीरता से तलाशने के लिए प्रेरित किया। एशिया क्यों? क्योंकि यह वह जगह है जहां ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है। चीन और भारत जैसे देशों में, जहां उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं और जनसंख्या बहुत अधिक है, उन्हें अधिक से अधिक तेल और गैस की आवश्यकता है। यहां तक कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे लंबे समय से ऊर्जा खरीदार भी नए, स्थिर आपूर्तिकर्ताओं की तलाश में हैं, ताकि वे अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में न डालें। यहीं पर कनाडा को अपना मौका दिखाई देता है। जबकि मध्य पूर्व और रूस जैसे दिग्गज पहले से ही बाजार पर हावी हैं, कनाडा कुछ अलग पेश करता है: राजनीतिक स्थिरता, कम भूराजनीतिक सिरदर्द और एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला। लेकिन इसमें एक समस्या है। कनाडा के पश्चिमी तट पर बड़े पैमाने पर प्रशांत महासागर में ऊर्जा भेजने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है। इसे ठीक करने के लिए कनाडा ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन का विस्तार करने पर काम कर रहा है। अभी एक पाइपलाइन मौजूद है, लेकिन यह गंभीर निर्यात के लिए आवश्यक मात्रा को संभाल नहीं सकती है। विस्तार का लक्ष्य इसकी क्षमता को बढ़ाकर लगभग 890,000 बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल करना है। वैंकूवर के पास बर्नबाई टर्मिनल पर तेल पहुंचने के बाद इसे एशिया जाने वाले जहाजों पर लोड किया जा सकता है। हालांकि यह कोई सस्ती या आसान प्रक्रिया नहीं रही है। निर्माण में देरी और बढ़ती लागत के कारण जो $5 बिलियन की परियोजना के रूप में शुरू हुई थी, वह $21 बिलियन तक पहुंच गई है, जिसके कारण सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और इसे जारी रखना पड़ा। फिर भी ओटावा का मानना है कि यह इसके लायक है। अब अमेरिकी बाजार में फंसना बहुत जोखिम भरा लगता है। लेकिन तेल ही एकमात्र फोकस नहीं है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG भी है। जबकि कनाडा के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक गैस है, लेकिन LNG निर्यात करने की उसकी क्षमता अभी भी काफी सीमित है। इस बीच अमेरिका इसे कुचल रहा है, अपने LNG निर्यात का बड़े पैमाने पर विस्तार कर रहा है और पूरे यूरोप और एशिया के बाजारों में शिपिंग कर रहा है। कनाडा पीछे नहीं रहना चाहता। यही कारण है कि वह ब्रिटिश कोलंबिया में LNG कनाडा जैसी प्रमुख परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है। शेल और अन्य भागीदारों की अगुवाई में इस परियोजना में एक विशाल LNG संयंत्र के निर्माण में अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। एक बार जब यह चालू हो जाएगा तो कनाडा की प्राकृतिक गैस को तरल रूप में ठंडा किया जाएगा, जहाजों पर लोड किया जाएगा और प्रशांत महासागर में भेजा जाएगा। उम्मीद है कि जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे ऊर्जा भूखे देशों के साथ दीर्घकालिक सौदे किए जाएंगे, जिससे कनाडा को LNG के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थान मिलेगा। बेशक इनमें से कोई भी चुनौती के बिना नहीं आता है। स्वदेशी समुदायों ने इन विशाल ऊर्जा परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में चिंता जताई है। कई लोगों को डर है कि पाइपलाइनों से उनकी भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा हो सकता है, जिसके कारण कानूनी लड़ाई और विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिससे प्रगति धीमी हो गई है। कनाडा सरकार एक मुश्किल स्थिति में है। एक तरफ यह स्वदेशी समुदायों के प्रतिरोध से निपट रही है, जो अपनी भूमि और जीवन शैली पर पाइपलाइनों के प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। तनाव को कम करने के लिए ओटावा मुआवजा सौदे, सुरक्षा उपाय और पर्यावरण संरक्षण पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर पर्यावरण समूह कनाडा के तेल रेत पर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। इन रेत से कच्चे तेल को निकालना कार्बन भारी है, जो इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए दबाव डालने वाले जलवायु कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाता है। इसलिए जबकि कनाडा अपने ऊर्जा निर्यात का विस्तार करने के लिए उत्सुक है, विशेष रूप से अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के मंडराते खतरे के साथ, यह हरित होने के बढ़ते दबाव को अनदेखा नहीं कर सकता है। लेकिन यहां चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। एशिया की ऊर्जा की जरूरतें आसमान छू रही हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हर साल अधिक ऊर्जा की भूखी है। इस बीच जापान और दक्षिण कोरिया लंबे समय से मध्य पूर्व से तेल और गैस पर निर्भर हैं। लेकिन हाल ही में वैश्विक उथल-पुथल ने उन्हें उस रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। वे भविष्य की आपूर्ति श्रृंखला के झटकों में फंसने से बचने के लिए अपने ऊर्जा स्रोतों को फैलाना चाहते हैं। यहीं पर कनाडा को अपनी बड़ी सफलता मिलती है। स्थिर लोकतंत्र के रूप में अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिबंधों या भूराजनीतिक संघर्षों के कम जोखिम के साथ, यह एशियाई देशों को दीर्घकालिक, विश्वसनीय अनुबंध प्रदान कर सकता है, जो खरीदारों को पसंद है। लेकिन इसमें एक पेंच है: कीमत और दूरी।
मध्य पूर्वी तेल का एशिया तक पहुंचने का एक छोटा, सस्ता मार्ग है। दूसरी ओर, कनाडाई तेल को समुद्र के रास्ते अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे शिपिंग लागत बढ़ जाती है। हालांकि, स्थिरता की अपनी कीमत होती है। रूस यूक्रेन युद्ध के नतीजों के साथ कुछ एशियाई देश रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता को सीमित करना चाह रहे हैं, या तो पश्चिमी प्रतिबंधों के साथ तालमेल बिठाने के लिए या बस जोखिम को कम करने के लिए। जापान और दक्षिण कोरिया, विशेष रूप से, सुरक्षित विकल्पों पर नजर रख रहे हैं। जबकि चीन और भारत अभी भी छूट वाले रूसी तेल को खरीद रहे हैं, कुछ रिफाइनर के बीच एक बढ़ती हुई मानसिकता है, चलो अपने सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखते हैं। कनाडा इसे एक खुले दरवाजे के रूप में देखता है। यह सोच रहा है, अरे, अगर उन्हें विकल्प चाहिए तो मैं एक हो सकता हूं। ट्रंप के व्यापार युद्ध ने कनाडा को एशिया की ओर मोड़ने की शुरुआत नहीं की, लेकिन इसने निश्चित रूप से गैस पेडल को दबाया। कनाडा ने कई वर्षों तक अमेरिका के साथ अपने मधुर व्यापार संबंधों से परे विस्तार करने के विचार पर विचार किया। लेकिन जब टैरिफ और धमकियां उड़ने लगीं, तो यह एक चेतावनी की तरह था। मानसिकता बदल गई, हम अंततः इसे प्राप्त करेंगे। हमें अब आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर कनाडा ऐसा कर पाता है, तो यह खेल को गंभीरता से बदल सकता है। अभी, अमेरिका कनाडा के ऊर्जा निर्यात का बड़ा हिस्सा खरीदता है। लेकिन कल्पना करें कि अगर कनाडा के पास बैकअप प्लान के तौर पर एशिया होता। अगर वाशिंगटन ने कभी कनाडाई सामानों पर और टैरिफ लगाए, तो ओटावा पलटकर कह सकता है, ठीक है, मैं एशिया को ही बेचूंगा। बेशक, इस योजना के काम करने के लिए यह इतना आसान नहीं है। कनाडा को एशियाई खरीदारों के साथ पाइपलाइन, बंदरगाह और मजबूत अनुबंध की जरूरत है। यही कारण है कि कनाडाई अधिकारी टोक्यो, सियोल, नई दिल्ली और बीजिंग के लिए विमानों पर चढ़ रहे हैं, सौदे करने और निवेश के लाभों के साथ इसे और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ उद्योग विशेषज्ञों का तर्क है कि यह कदम बहुत देर से उठाया गया है। कनाडा को सालों पहले ही विविधीकरण करना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। फिर भी, प्रतिस्पर्धा कड़ी है। मध्य पूर्वी तेल एशिया के लिए सस्ते शिपिंग मार्गों का लाभ उठाता है, जो इसे स्वाभाविक बढ़त देता है। और रूस, युद्ध संबंधी प्रतिबंधों के कारण नकदी के लिए बेताब है, सस्ते दामों पर चीन और भारत को तेल बेच रहा है। तो कनाडा का क्या होगा? यह कम भूराजनीतिक जोखिमों वाले एक स्थिर, लोकतांत्रिक आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी छवि को और मजबूत कर रहा है। साथ ही, कनाडाई उत्पादक अपने तेल को एक स्वच्छ विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। हालांकि, वास्तविकता यह है कि यह अभी भी तेल है। लेकिन इन विक्रय बिंदुओं के बावजूद, कीमत मायने रखती है। एशियाई खरीदार अभी भी छूट के लिए दबाव डाल सकते हैं, खासकर जब सस्ते विकल्प तुरंत ही खत्म हो जाते हैं। आज के ऊर्जा खेल में, राजनीति अक्सर तय करती है कि कौन क्या खरीदता है, और कनाडा का बड़ा विक्रय बिंदु एक स्थिर, कम ड्रामा आपूर्तिकर्ता के रूप में इसकी प्रतिष्ठा है। लेकिन यहां एक समस्या है। कनाडा का तेल और गैस मध्य पूर्व या रूस जैसी जगहों से आने वाले तेल और गैस से ज्यादा महंगा होता है। यह एक समस्या है जब एशिया में खरीदार हमेशा सबसे अच्छे सौदे की तलाश में रहते हैं। साथ ही, दुनिया धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। कोयला और तेल में गिरावट आ रही है, और जबकि नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, हम अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि, प्राकृतिक गैस को इस बदलाव में एक पुल ईंधन के रूप में देखा जाता है, जिससे कनाडाई एलएनजी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, उन देशों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाती है जिन्हें अभी ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन समय के साथ वे हरित बनना चाहते हैं। यहीं पर दीर्घकालिक सौदे, 10 से 20 साल, काम आते हैं। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों को अभी भी बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, और कनाडा किसी और के बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने से पहले अनुबंधों को पक्का करने की उम्मीद कर रहा है। लेकिन इसमें एक और मोड़ है, अमेरिका। दशकों से, अमेरिका कनाडा का पसंदीदा ग्राहक रहा है। आसान पाइपलाइन, दोस्ताना पड़ोसी, सरल रसद। यह बिल्कुल सही था। लेकिन टैरिफ और व्यापार विवादों के लगातार खतरे के साथ, ओटावा गर्मी महसूस कर रहा है। अब क्या सोच रहा है? हम अब अमेरिका पर सारा जोखिम नहीं उठा सकते। अब विस्तार करने का समय आ गया है। बेशक, कनाडा रातों रात अमेरिका को भूलने वाला नहीं है। अमेरिकी बाजार अभी भी भारी मुनाफा कमाता है, और यह शीर्ष खरीदार बना रहेगा। लेकिन अगर हालात खराब होते हैं, जैसे कि अधिक टैरिफ या राजनीतिक विवाद, तो कनाडा यह कहने का विकल्प चाहता है, ठीक है, मैं एशिया को और अधिक बेचूंगा।
बात यह है कि ऐसा करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण तेज या सस्ता नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि पर्याप्त पाइपलाइन, बंदरगाह और एलएनजी टर्मिनल बनने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। इसलिए यह कोई त्वरित समाधान नहीं है। यह एक लंबा खेल है। लेकिन यह एक स्पष्ट संदेश देता है, कनाडा विकल्पों की तलाश कर रहा है। यह बदलाव वाशिंगटन को व्यापार तनाव को कम करने के लिए भी मजबूर कर सकता है। आखिरकार, अगर कनाडा एशिया पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है, तो अमेरिकी रिफाइनरियां उस विश्वसनीय, किफायती कनाडाई तेल का कुछ हिस्सा खो सकती हैं। फिलहाल, अमेरिका कनाडा की दोस्ती अभी भी बरकरार है। कोई भी दरवाजा बंद नहीं कर रहा है। लेकिन ओटावा यह स्पष्ट कर रहा है कि एक बाजार पर सब कुछ दांव पर लगाना अब कोई विकल्प नहीं है, खासकर तब जब एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा ऊर्जा के लिए उत्सुक हैं। एक बार जब कनाडा अपनी बड़ी पाइपलाइन और एलएनजी परियोजनाओं को पूरा कर लेता है, तो वह अंततः उत्तरी अमेरिका के लिए अपने लेबल को हटा सकता है और वैश्विक ऊर्जा मंच पर कदम रख सकता है। यह सिर्फ शेकी बघारने के बारे में नहीं है, यह रणनीति के बारे में है। अभी कनाडा तेल और गैस के लिए अपने मुख्य ग्राहक के रूप में अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर है। लेकिन अगर यह रिश्ता खराब हो जाता है तो क्या होगा? व्यापार युद्ध, टैरिफ या नीतियों में बदलाव कनाडा को मुश्किल में डाल सकता है। यही कारण है कि ओटावा आगे की सोच रहा है। अगर अमेरिका के साथ चीजें गड़बड़ होती हैं, तो हमारे पास एशिया का इंतजार रहेगा। और एशिया में काफी मांग है। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश हमेशा स्थिर ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं की तलाश में रहते हैं। कनाडा अपनी लोकतांत्रिक स्थिरता और विशाल भंडार के साथ इस बिल में फिट बैठता है। बेशक, यह जोखिम मुक्त योजना नहीं है। विशाल पाइपलाइनों और एलएनजी टर्मिनलों का निर्माण भारी कीमत, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और स्वदेशी भूमि अधिकारों पर बहस के साथ आता है। साथ ही, भूराजनीति हमेशा अप्रत्याशित होती है। लेकिन कनाडा के लिए बैकअप बाजार होना एक गेम चेंजर हो सकता है, खासकर जब अमेरिकी व्यापार नीतियां अप्रत्याशित हो जाती हैं। इस पूरे बदलाव ने ट्रंप के दौर में गति पकड़ी जब टैरिफ खतरों और नफ्ता पुनर्वार्ता ने कनाडा को परेशान कर दिया। अचानक अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखने का विचार सिर्फ बातचीत से ज्यादा हो गया, यह एक गंभीर योजना बन गई। लेकिन यहां बड़ा सवाल है, क्या कनाडा वास्तव में ऐसा कर सकता है? या क्या सभी लॉजिस्टिक सिरदर्द, उच्च लागत और पर्यावरणीय बाधाएं इसे रोक देंगी? और अगर वे सफल होते हैं, तो वाशिंगटन कैसे प्रतिक्रिया देगा? क्या अमेरिका इसे नजरअंदाज कर देगा या एशिया में अपने पड़ोसियों की ऊर्जा आपूर्ति खोने की चिंता करने लगेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या यह कदम कनाडा और अमेरिका के बीच घनिष्ठ ऊर्जा संबंधों को हिला सकता है? या यह सिर्फ एक और रणनीतिक बैकअप योजना है? हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब करना न भूलें।